Dhamma brothers and sisters, please listen my this audio unto the last, because in the last stanza our Dada Guru, great Guru, grandfather Guru, Sayaji says something which is very important. So I'll start. One question came to our Guru, our master, teacher, Satyanarayan Goenka, that kindly explain the terms Metta Dhatu, Dhamma Dhatu, Nibbana Dhatu, Bodhi Dhatu. साधक मित्रों, कृपया यह ऑडियो आखिरी तक आप सुने। इसमें सयाजी उपाख्यान हमारे जो दादा गुरु हैं उनका कुछ कहना है वो मैं आपको सुनाऊंगा। और गुरुदेव को एक प्रश्न किया गया, गुरुदेव कृपया हमें मित्ता धातु क्या है, धम्म धातु क्या है, निब्बान धातु क्या है और बोधि धातु क्या है, इस विषय में जरा मार्गदर्शन करें। गुरुदेव क्या कहते हैं? This can't just be explained in words. These dhatus or these words cannot be explained just in words, but they have to be experienced. They have to be experienced. यानी कि यह जो शब्द है धातु और धम्म धातु, मित्ता धातु, निब्बान धातु और बोधि धातु, यह शाब्दिक रूप से नहीं समझाया जा सकता। इन्हें आपको अनुभवजन्य परिस्थिति पे जाना होगा। उसके बाद क्या कहते हैं गुरुदेव? द वर्ड धातु मीन्स अत्तनो स्वभाव धायति धातु। अत्तनो स्वभाव धारेति धातु। द नेचर, द कैरेक्टरिस्टिक इज धातु। तो यह बात समझ लीजिए कि धातु यानी कि स्वभाव, धातु यानी कि उस गुण विशेषता यानी कि धातु। तो आगे बढ़ेंगे हम। एज इन धम्मा अत्तनो स्वभाव धारेति धम्मा। जैसा धम्म के बारे में भी संदर्भ सहित हमें उसका अर्थ देखना पड़ता है। व्हाट इज धम्म? What is Dhamma? We have to understand by the total words or the whole para or the page on which the Dhamma word appears. In singularity, we cannot define Dhamma. There are so many meanings about Dhamma also. तो as in dhamma attano स्वभाव धारिति dhamma, the characteristic is dhamma. In the same way धातु is the characteristic. उसी प्रकार धम्म के बारे में, जैसा धम्म शब्द के विषय में भी हमें पूरे उस पैराग्राफ के अनुसार धम्म का मीनिंग देखना होता है, उसी प्रकार धातु का भी मीनिंग हमें उस पैराग्राफ के हिसाब से, जैसे अब कहेंगे हम कि भगवान बुद्ध के धातु यानी कि भगवान बुद्ध की अस्थियाँ या भगवान बुद्ध का केश धातु यानी कि भगवान बुद्ध की केश या दांत धातु, इस प्रकार जब कहेंगे तब उसको मीनिंग भगवान के अस्थियों के बारे में, विशेष जो केश है उसके बारे में हो गया। लेकिन बाकी जगह पे कैरेक्टरिस्टिक या गुण विशेषता या स्वभाव यानी कि धातु। अब क्या है? धातु इज द कैरेक्टरिस्टिक, द वेवलेंथ्स ऑफ दिस वेवलेंथ और दैट वेवलेंथ, दिस वेलोसिटी और दैट वेलोसिटी, दे डिफर सिमिलरली, द वाइब्रेशंस डिफर। नाउ व्हेन आई से धम्म धातु, दिस मीन्स द धम्म इज अराइजिंग एंड पासिंग, अराइजिंग एंड पासिंग। When someone feels उदय वे, इट्स वंडरफुल, दिस इज धम्म धातु। यानी कि धम्म धातु के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है? उदय वे का हमें जब बोध होता है। और क्या कहा गया है कि
यह बात अलग है कि कितनी गति से, कितनी प्रमाण में उदय व्यय या वह धम्म धातु आ रही है। हाँ, मगर धम्म धातु यानी कि यहाँ कहा गया है कि अराइजिंग एंड पासिंग, उदय हो रहा व्यय हो रहा है, अराइजिंग एंड पासिंग, उदय व्यय उदय व्यय। अलॉन्ग विद दैट मेत्ता इज देयर, ए फीलिंग ऑफ मेत्ता इज देयर, वन फील्स यस लुक आई एम गेटिंग मेत्ता ऑल्सो, एंड देन इट बिकम्स मेत्ता धातु। जब कोई फील करता है, एक अनुभव करता है कि देखो मैत्री का मुझे एक प्रकार से संवेदनाएं मिल रही है, मैत्री की मुझे एक मेरे शरीर को, मेरे मन को एक प्रकार से पुलक रोमांचित हो रहा है, या मैं प्रीति प्रमोद जाग रहा है। तो इस प्रकार मैत्री का भी अनुभव होता है। जैसा धम्म यानी कि उदय व्यय का अनुभव है, तो मैत्री का अनुभव पुलक रोमांच हो सकता है, प्रीतिकर संवेदनाएं हो सकती है शरीर की, इस प्रकार। एंड देन इट बिकम्स मेत्ता धातु। बोधि धातु, हैविंग मोर विजडम वन अंडरस्टैंड्स, लुक दिस इज हाउ थिंग्स गेट प्यूरिफाइड, हाउ impurities go away, and this purification takes me nearer and nearer to the goal. जब कोई, अब बोधि धातु क्या है, जब कोई यहाँ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से समझने लगता है कि देखो मेरे विकार कम हो रहे हैं, मेरे विकार की तीक्ष्णता, मेरे विकार की बोझ कम हो रहा है, मैं प्योर हो रहा हूँ, खाली समझने की भी बात नहीं है, यह वह अनुभव से जानता है कि मेरे जो विचार है, मेरे विकार है, इनमें कैसी शुद्धता परिशुद्धता आ रही है, तो इसे कहेंगे हम बोधि धातु। निब्बान धातु, निब्बान धातु इज वेरी क्लोज टू द निब्बानिक स्टेज। व्हेन वन टेक्स ए डीप इन निब्बाना एंड कम्स आउट ऑफ दैट, देन द वाइब्रेशन दैट वन जनरेट्स इज so peaceful, so cool and pleasant, no words can explain what it is like. निब्बान का तो वर्णन शब्दातीत है। It is as if somebody is traveling in a very hot desert and is very unhappy, and as he moves towards a very cool lake, nearer and nearer, it becomes cooler and cooler. Then one comes to the bank of this lake and thinks this is so cooling. One takes a deep, there is nothing comparable, it cannot be described in words. निब्बान के विषय में कहा गया है, जैसे कोई रेगिस्तान से, अब हमारा प्रवास कहाँ से चल रहा है, दुख के रेगिस्तान से, तपती धूप है, रेत है, पानी का नामो निशान नहीं, और धीरे धीरे किसी लेक के किनारे, किसी पानी के स्रोत के किनारे की ओर हम बढ़ रहे हैं, जहाँ हरियाली ही हरियाली है और आजू बाजू हरितिमा है, झाड़ है और वृक्ष है। तो उसके जैसे जैसे हम नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे क्या फील होगा, हमें ठंडक महसूस होगी। पानी का काम ही ठंडा है। जल स्रोत के आजू बाजू नदी हो, कोई बहुत बड़ा तालाब हो, उसके नज़दीक जाना है, कि निब्बानिक स्टेज के हम नज़दीक जा रहे हैं। तो निब्बानिक स्टेज में हमें उस प्रकार एक शीतलता, एक प्रकार से मन की शांति, एक प्रकार से बहुत ही ठंडक महसूस होती है। और यह हम तक ही सीमित नहीं रहती, निब्बान की डुबकी लगती है। फिर हम उस जल स्रोत के नज़दीक जाके क्या सोचते हैं, इतनी धूप से, रेगिस्तान से, जलती हुई तपन से आए हैं, तो क्यों न इस जल स्रोत में हम एक डुबकी ले ले, पानी पी ले, रस पी ले। तो वो निब्बान की डुबकी, निब्बान की हमने गोता लगा दिया निब्बान में, इस प्रकार। बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्सेप्टिंग दीज वाइब्रेशंस, यह कहाँ कहा जा रहा है, आचार्यों को कहा जा रहा है, और आचार्य और स्टूडेंट को। तो बट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एक्सेप्टिंग दीज वाइब्रेशंस, क्योंकि यह वाइब्रेशंस कैसे आते हैं, आचार्य माध्यम है, आचार्य माध्यम है। आचार्य अपने ब्रह्मरंध्र से, अपने सिर के ऊपर के भाग से यह रिसीव करता है। पूर्ववर्ती या सभी आसमान में, सभी खगोल में फैली हुई यह मैत्री की
यह धम्म की, यह निब्बाण की तरंगी वह रिसीव करता है, उसे वहाँ अथॉरिटी दी गई है, वह रिसीव भी और उसने उतनी साधना भी की है, वह रिसीव करता है और वह रिसीव करने के बाद में वह उसको समझते हुए, उसे फील करते हुए, अनुभव करते हुए नाक के नीचे, ऊपर वाले होठ के ऊपर भी अनुभव करता है और हृदय से वितरित करता है साधकों को जो सामने साधक बैठे हैं। फॉर देम वॉट एवर कम्स, वेदर इट इज़ मेत्ता और दिस और दैट, साधकों के लिए क्या है, मेत्ता धातु आए, चाहे निब्बाणिक धातु आए, चाहे बोधि धातु आए, चाहे धम्म धातु आए, उन्हें तो लेना है, वे रिसीविंग एंड पे। मेत्ता इज ऑलवेज देयर फॉर देम व्हाट एवर कम्स, वेदर इट इज मेत्ता और दिस और दैट, मेत्ता इज ऑलवेज देयर, मैत्री तो मिलती ही है आचार्यों से, धम्मपीठ से। इफ इट इज उदय वे, जस्ट उदय वे, देन यस इट इज धम्म धातु। इसे पहचानेंगे कैसे, जब उदय वे का बोध हो रहा है, विजय वे का बोध हो रहा है तो धम्म धातु है, और मैत्री धातु तो ऑलवेज आ ही रही है। इफ दे स्टार्ट फीलिंग वेरी कूल, द वाइब्रेशन इज वेरी कूल, देन इट इज नियरर टू निब्बाण धातु, बट एक्चुअली it is the teacher who takes these vibration and distributes them to the students। आगे क्या है, हमारे दादा गुरु क्या कहते हैं, what our great guru says, as Sayaji used to say, I am a transformer, I receive 11,000 volts of electricity and I distribute it. If you are not capable to accept 11,000, then accept 1100, accept 220, accept 110, whatever you can accept according to your capacity, I am here to give. So the student should not go into these details. What vibrations I am getting now? You are getting something, you are at the receiving end. Always feel something is coming and I am accepting it. It is good enough. Yeah, Sayaj Ubakin स्टूडेंट्स को कहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि धम्मपीठ से, आचार्य से आपको एक आचार्य एक ट्रांसफार्मर है, वह या वह वे स्वयं को कहते हैं, सयाजी उबाकिन, मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर हूँ, मैं 11,000 वोल्ट से वो ऊर्जा ग्रहण करता हूँ और उसे 11,000 वोल्ट से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। पर यह व्यक्तिगत स्टूडेंट की कैपेसिटी है कि वो कितने वोल्ट से स्वीकार करता है। अब इसके डिटेल्स में नहीं जाना है कि धम्म धातु आ रही है क्या, बोधि धातु आ रही है क्या, क्या निब्बाणिक धातु आ रही है। आप ग्रहण करने की अवस्था में है, आप ग्रहण कीजिए जो भी आ रहा है। मेत्ता धातु तो आ ही रही है तो मेत्ता धातु ग्रहण कीजिए। यह मैंने आपको एक उत्कंठावश, और मुझे भी लगा कि यहाँ आपको बताना चाहिए, इसमें निब्बाण भी कवर हो जाता है, धातु भी कवर हो जाती है। अब मित्रों दूसरी एक बात, मैंने जब अभी कुछ समय से मैं जान रहा हूँ कि अब क्या कीजिए, ऊपर ऊपर ध्यान नहीं, जस्ट डोंट मेडिटेट ऑन द सरफेस लेवल, जस्ट फर्स्ट थिंग व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, below the nose, above the upper lip, central point, very small point, and at that point you concentrate where the breath touches, where the inhaling breath touches, where the outgoing breath touches, and then concentrate on that point. Here you don't feel any स्थूल संवेदना या आपको कोई निगेटिविटी या कोई दुखाव दबाव नहीं महसूस होगा, तो यहाँ पर फील कीजिए। या यहाँ पर आपको कोई ग्रॉस सेंसेशन नहीं मिलेंगी, सटल नहीं मिलेंगी। देन पियर्सिंग पेनिट्रेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर 1 or 2 minutes एटलीस्ट। पियर्सिंग पेनिट्रेटिंग, वहाँ पर आप नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर जहाँ भी छू रहा है आपका सांस, वहाँ पर बहुत गंभीरता से ध्यान दीजिए, स्थान को छोटा कीजिए। पियर्सिंग, दबाव से वहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे गहराई में जाइए और दबाइए वहाँ पर, जैसे कुछ हम एक आधा बटन दबाते हैं या कुछ दबाते हैं, उस प्रकार मन से वहाँ पे एकाग्र होकर सारा ध्यान वहाँ लाकर वहाँ पर अनुभव कीजिए। ताकि अब क्या हो जाएगा,
आप यह सा अनुभव यहाँ पर ले लेंगे तो आप शरीर के बाकी के अंगों में भी जब विचरण करेंगे तब भी आप इसी प्रकार का अनुभव ले सकेंगे। यही मैं कहना चाह रहा था। आप सभी का बहुत